बिहार में टारगेट 40 के साथ एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के खाते में 16 सीटें हैं। 5 सीट पर चिराग पासवान ताल ठोकेंगे और एक सीट मांझी और कुशवाहा की पार्टी को जाएगी। इन सब में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए हैं। ऐसे में भतीजे को तरजीह देने से पशुपति पारस नाराज हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली से वो बिहार में अपने लिए नए समीकरण का ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस को लेकर अटकलों का बाजार अब गर्म है। कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के संपर्क में हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना जा सकते हैं। 4 दिन पहले पशुपति पारस ने बगावती तेवर का ऐलान किया था। खुद को हाजीपुर सीट का उम्मीदवार घोषित किया था। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पारस को एनडीए ने कई ऑफर दिए थे। उन्हें गवर्नर बनाने की बात कही गई थी। उनकी पार्टी के मेंबर को बिहार की सरकार में जगह देने पर भी चर्चा की गई थी, लेकिन इन तमाम ऑफर को पशुपति पारस नहीं माने। वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात पर अड़े रहे। फाइनली उनका एनडीए से पत्ता साफ हो गया है। तो आइए आपको बिहार में बीजेपी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले दिखा देते हैं। 17 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान मैदान में है। मांझी और कुशवाहा को गया और काराकाट की सीट दी गई है। न सिर्फ सीटों के बंटवारे को फाइनल कर लिया गया है, बल्कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी ये भी कल एनडीए ने फाइनल कर लिया है। इन सब के बीच पशुपति पारस नाराज हैं। 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने हाजीपुर सीट पर दावा ठोकते हुए बगावती तेवर दिखाए थे। अपने करंट सांसदों के साथ मीडिया के सामने आए थे और सिटिंग गेटिंग गो के फॉर्मूले की मांग की थी। सुनाते हैं आपको पशुपति पारस का स्टैंड और उनकी डिमांड। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। क्या आप लोग अलग से अपना फ्रंट बनाकर बिहार में तीसरी ताकत बनेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, सदा बलवान है। एक बात कह के आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले ही सबके लिए खुले, किसके लिए? सबके लिए खुला है दरवाजा। गेट अभी खुला हुआ है ना, सब लोग आएंगे ना जी। दरवाजा खुला। मैंने पहले कहा, सुन लीजिए, मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सिटिंग गेटिंग गो होता। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सिटिंग गेटिंग गो। लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो पशुपति पारस खुलकर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। और कल जब ये सामने आ चुका है कि पशुपति पारस का एनडीए से पत्ता कट चुका है, इसके बाद अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद कहीं खुशी कहीं नाराजगी है। पशुपति पारस नाराज हैं तो उनके भतीजे चिराग खुश हैं। पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में चिराग ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें हर चुनौती मंजूर है। सुनिए चाचा के चैलेंज पर क्या जवाब दे रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद है। चिराग, हम देख रहे हैं कि आप तो होली मना रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी, बड़ा खुशी का दिन है। 5 सीटें आपके हिस्से में आई है, जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाई, लंबे समय के बाद पार्टी में ये खुशियों का माहौल आया है। हैविंग सेड दैट, मैं इस बात को भी मैं बोलता हूँ, पार्टी में कभी भी निराशा नहीं थी। और मुझे लगता है मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की यही खूबी कि वो कभी निराश नहीं हुए, वे कभी दुखी नहीं हुए, वे कभी घबराए नहीं कि अब क्या होगा। ना घबराए, ना लड़खड़ाए, और जिस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ते गए कि बस हमें कार्य करना है, हमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करना है, उनके नीति, उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है। एक चीज पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा गहमा गहमी रही चाचा को लेकर और पार्टी को लेकर भी। जिस तरह से उस वक्त उनके हिस्से में कुछ चीज गई थी,
अब वक्त आया तो आपको ये सीटें मिली, वो निराश है, वो खेमा निराश है। ये जो चीज़ें हैं एक पारिवारिक भी है और राजनीतिक भी, इसको आप कैसे देखते हैं? और कहीं भतीजा कोई बड़ा दिल दिखाएगा क्या इस वक्त चाचा के लिए? कोई इस तरह की चीज़ें हैं क्या? भाई कहते हैं कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। उस वक्त की परिस्थितियां जो थी और आज की परिस्थितियों के अनुसार जिस तरीके से गठबंधन में फैसले लिए गए, सही कहा आपने, ये राजनीतिक फैसला था जो गठबंधन के भीतर हम लोगों ने ले लिया। ये फैसला गठबंधन के द्वारा ही किया गया कि हर उस दल को वो उचित सम्मान मिले जो उनका अधिकार है उनके जनाधार के आधार पर ऐसे में जिनको नहीं इसमें समाहित किया गया है, ये भी गठबंधन का फैसला है। बट हाँ, जो दूसरा सवाल था वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं कतई सहज नहीं महसूस करता हूं परिवार की बातों को सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने के लिए। बट मैं इतना मैं जरूर कहूंगा, मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता की भूमिका में मेरे चाचा ही थे। और ऐसा नहीं है कि पापा के रहते हुए पार्टी परिवार में कठिनाइयां नहीं आई, पर उनके रहते हुए भी उन्होंने पार्टी और परिवार को तमाम कठिनाइयों के बावजूद कभी टूटने नहीं दिया। ऐसे में पापा के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरे चाचा जी की ही थी कि वो परिवार को, पार्टी को भी एकजुट रखते। पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी परिवार से मुझे अलग किया, मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि क्या मैं उनका अपना बेटा होता, क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते, क्या तब भी वो मुझे अकेला छोड़ देते? दिक्कत मुझे इसी बात की रही कि उन्होंने कभी मुझे अपना बड़ा बेटा समझा ही नहीं। तो आज जब ये परिस्थितियां बनी हैं, जैसा मैंने कहा मेरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ, मैं कोई भी फैसला, मेरी माँ है, मेरे भाई बहन, मेरे जीजा जी, मेरे फूफा जी, ये सब पारिवारिक फैसलों में इन्वॉल्व हैं, तो मैं कोई भी फैसला बिना उनके बातचीत के नहीं ले सकता। हाजीपुर सीट को लेकर वो कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, ये तमाम चीजें हैं, और आपके हिस्से में हाजीपुर सीट अब तो भाई देखिए, एनडीए का तो प्रत्याशी मैं बन ही गया हूं हाजीपुर से। जहां तक रही बात उनकी लड़ने की, मैं हर चुनौती को मैंने हमेशा स्वीकार किया है। मैं नहीं स्वीकारता तो शायद आज मैं यहाँ पे मैं पहुंचता भी नहीं। पिछले 3 साल हर चुनौतियों से लड़ते हुए, हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं आगे भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बट हाँ, ये जवाब उनको भी देना पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कि मैं राजनीति में जब तक हूँ, अपनी अंतिम सांस तक मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रहूंगा। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य में क्या वो खुद रोड़ा बनेंगे, ये जवाब भी उन्हीं को ही देना। अब भतीजे ने तो अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है।